अभी हम बाढ़ शहर में हैं। बाढ़ शहर में अभी जिस जगह खड़े हैं ये कहलाता है गुलाब बाग का इलाका। यहाँ पे एक कोठी है जिसे नवाब कोठी के नाम से जाना जाता है और उस कोठी के पास अभी हम खड़े हैं। ये पूरा जो खित्ता है इस कोठी की वजह कर नवाब कोठी का इलाका कहलाता है। यहाँ पे एक काफ़ी पुरानी मस्जिद है जिसे नवाब कोठी मस्जिद कहते हैं। इसके पीछे एक और मोहल्ला जिसे मीर मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। और अभी हम जिस कैंपस में खड़े हैं ये बहुत ही हिस्टोरिकल कैंपस है। यहाँ पे नवाब रहते थे। तो नवाब का तारुफ करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सैयद अहमद शहीद जो बरेली के थे, उनका एक हिस्टोरिकल हज है। मतलब उन्होंने एक काफ़िला निकाला था बरेली से होते हुए, वो कलकत्ता की जानिब गए थे और उनके साथ लोग जुड़ते गए। तो वो जब पटना आए थे तो उलमाए सादिकपुर मौलाना इनायत अली विलायत अली के घर गए थे। तो पटना में जब वो आए थे तो वो इसी घर में ठहरे थे। तो आज़ादी के बाद जब मुल्क का बंटवारा हुआ और आसपास के इलाके में जब दंगा फसाद हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। उसी में से एक घर ये भी है। यहाँ से भी लोग माइग्रेट करके यानी बाढ़ शहर छोड़ के कलकत्ता और अलग अलग इलाके में बस गए। तो आज हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कुछ केयर टेकर रह रहे हैं और यहाँ के जो ओरिजिनल बाशिंदे थे उन्होंने इस शहर को छोड़ दिया। आसपास बहुत बड़ा मोहल्ला बस गया है जो नवाब कोठी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो अभी हम आपको इमारत दिखाएंगे यहाँ की कि किस हाल में है यहाँ पर की इमारत। क्योंकि बहुत सारी जो इमारत है पुरानी जो बनी हुई है तो वो वक्त के साथ अगर उसे मेंटेन नहीं करते तो वो ढह जाता है। तो सेम यही चीज़ इस इमारत के साथ भी हुई है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो चीज़ हमने लोगों से बात की, जो हमने देखा, तो वो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर आगे। आज के डेट में नवाब कोठी में कुछ नहीं है। नवाब कोठी का जो था वही थे, उन्हीं के सालों थे। तो सब बिक गया, देखे हुए जाके सारी चीज़ें सब बिक के सब नया कुछ खेत है, कुछ ये है, वो सब है। तो अब कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने होश में देखा है कि वो बिल्डिंग थी सारी। एक सिकंदर करके एक आदमी थे, क्या बोलते हैं, शायद हाफिज भी थे, पढ़ते थे वहाँ पर। हम लोग तो बहुत सीनियर थे, तो वो रहते थे, शायद उनके रिश्तेदार लगते थे किसी तरह से आगे पीछे, और कोई नहीं, क्योंकि उन लोगों से उतना नहीं था। यहाँ बाढ़ में जो ज़मींदारों का ये था तो दो ये था, एक तो थे शेख लोग और दूसरे सही। मौलाना नूरुल हक साहब थे, हक मंदिर के। तो उन्हीं से एक बार हम पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये लोग एक्चुअली ये ओरिजिनली बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाली से आए थे, यहाँ आए थे। और यहाँ क्या बोलते हैं कि हम भी देखा था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नवाब कोठी में। और यहाँ एक थे प्रोफेसर सैयद वसी अहमद साहब, वो उर्दू के प्रोफेसर थे यहाँ और फाउंडर मेंबर्स में थे यहाँ वसी अहमद साहब। तो उनके दादा अहमद साहब करके नाम का सुना है। तो वो बंगाल में बहुत बड़े पोस्ट पर थे। शायद एक मेरे साथ एक सुरेंद्र नाम का एक लड़का पढ़ता था, तो उसका नाना क्या बोलते हैं कि वही इम्प्लाई था, वो नवाब कोठी में उस वक्त वसी अहमद साहब जिंदा थे। तो वो बोलता था कि इनके दादा जो थे वो 52 ज़िला के कमिश्नर थे वहाँ बंगाल में। तो ये यहाँ पर के बहुत बड़े आदमी थे। सुनते थे कि वो अहमद साहब जो बंगाल के कमिश्नर थे वो आते थे, तो उस ज़माने में जैसे कि वो आते थे तो अपना हेड रख देते थे, टमटम बग्गी जो भी रहता था, अब पैदल जाते थे और जो भी लोग उनके मिलने वाले थे मिलते थे। इसलिए यहाँ पर के बाढ़ का बहुत बड़ी हस्ती थी उनकी। और चूँकि वो गवर्नमेंट में भी थे, अब पढ़े लिखे थे। जब हमने नवाब कोठी पर मज़ीद जानकारी इकट्ठा करने के लिए किताबों का सहारा लिया तो हमें कुछ नायाब जानकारी हाथ लगी। बेसिकली बाढ़ में जो नवाब कोठी है इसे जिस शख्स ने बनवाया है उस इंसान का नाम है मोहम्मद रफ़ी। और मोहम्मद रफ़ी के जो बुज़ुर्ग हैं, जो आबो अजदाद हैं, वो इराक़ के इलाके से हिंदुस्तान आए थे। इन लोगों का ख़ानदानी काम काजी का था। ये लोग जुडिशरी सिस्टम को देखते थे
और इन लोगों ने दिल्ली में भी काजी का कार्यभार संभाला था। बाद में इसी ख़ानदान के एक फ़र्द जिनका नाम मुल्ला शाह नूर मोहम्मद था, वो दिल्ली छोड़कर बिहार के इलाके में आ बसे। फिर कुछ साल बाद उन्हीं के पोता जिनका नाम मोहम्मद रफ़ी था, उन्होंने बाढ़ में अपनी हवेली बनाई। और ये नायब नाजिम जो बंगाल के हुआ करते थे, उनके यहाँ एक अच्छी पोजीशन पर थे और उनका काम इतना अच्छा था कि उनको उस ज़माने में शेखुल मशाइख का खिताब मिला था। और इसी ख़ानदान में कुछ साल के बाद एक इंसान 1 मार्च 1810 में पैदा होता है जिसका नाम था आमिर अली ख़ां। आमिर अली ख़ां बेसिकली इस खानवादे के आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं। आमिर अली ख़ां को कानून की अच्छी जानकारी थी, अच्छी पकड़ थी, इस वजह कर अंग्रेज़ भी उनकी इज़्ज़त और कदर किया करते थे। उन्हें काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रखा। और जब 1857 हुआ तो बहुत सारे हिंदुस्तानी इनकलाबियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला। पटना में भी एक ऐसा मोर्चा पीर अली की क़यादत में खोला गया, जिसके बाद पटना का कमिश्नर टेलर ने अंधाधुंध लोगों को फांसी देना शुरू किया। और इसी बीच उसने पटना के सबसे रईस इंसान नवाब लुत्फ़ अली ख़ां गुजरी के नवाब को भी गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें हर हाल में फांसी देना चाहता था। जिसके बाद हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के गवर्नर से शिकायत की, जिसके बाद टेलर का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और इसके अलावा एक दूसरे अंग्रेज़ को उसकी जगह कमिश्नर बना के भेजा गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट आमिर अली ख़ां साहब को बनाया गया। जिसके बाद बहुत सारे क्रांतिकारी जिनको अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती, बेसिकली टेलर ने ज़बरदस्ती गिरफ़्तार कर रखा था, उन्हें रिहाई मिली। इस तरह से अगर हम देखें तो आमिर अली ख़ां साहब का एक बड़ा रोल है बहुत सारे क्रांतिकारियों को रिहा करवाने में। और इसके अलावा आमिर अली ख़ां के साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है। बेसिकली एक नवाब हुआ करते थे अवध के, जिनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह। तो आमिर अली ख़ां साहब 8 साल तक नवाब वाजिद अली शाह के दीवान रहे हैं, मैनेजर रहे हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ उनके साथ जुड़ी हुई है, एक लंबा वक्फ़ा उनके साथ गुज़रा है उनका। इसके अलावा 1879 में 1879 में नवाब आमिर अली ख़ां बहादुर का इंतकाल होता है 16 नवंबर को, जिसके बाद वायसराय और दीगर जो बड़े बड़े अफसर हैं उन्होंने उनके इंतकाल पे अपना रंज, अपना गम ज़ाहिर किया है। तो ये पता चलता है कि नवाब अली ख़ां बहादुर की क्या पर्सनालिटी रही होगी, क्या शख्सियत रही होगी। उन्होंने एक किताब भी लिखा है, ये किताब आज भी ऑनलाइन मौजूद है जिसे हम पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं जो अलग अलग पुरानी आर्काइव्स में, पुराने डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। इसके अलावा उनकी ये आखिरी निशानी जो बाढ़ में मौजूद है नवाब कोठी के रूप में, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है।